नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारी बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास है। आज हम पढ़ेंगे निश्चयवादी विचारधारा। देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी कि पुरापाषाण काल है, नवपाषाण काल है, इसमें मानव किस प्रकार से जीवन यापन करता था। इसके बाद आपका ताम्र युग आया, कांस्य युग आया, लौह युग आया। उसमें मानव और पर्यावरण के संबंध किस प्रकार के थे। उसके बाद विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं का जन्म हुआ, उसमें मानव और पर्यावरण के संबंधों के बीच में परिवर्तन आया। तो मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध परिवर्तनशील रहे, उनके कारण निम्न प्रकार की विचारधाराओं का जन्म हुआ, जिनमें है पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा। इसको डिटरमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाद क्या है? निश्चयवादी विचारधारा है ये प्रकृति को सर्वोपरि या सर्वशक्तिमान मानती है। इसका मानना है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालता है, यानी कि मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति का प्रभाव वो दिखाई देता है। इसका निश्चयवादी विचारधारा का जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल थे, जो मानव भूगोल के जन्मदाता भी हैं। इन्होंने मानव को प्रकृति की उपज बताया कि प्रकृति है उसके मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति का प्रभाव वो दिखाई देता है। तो हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, निश्चयवादी विचारधारा, पर्यावरण निश्चयवाद। तो निश्चयवादी विचारधारा का जन्म है वो तो हुआ था जर्मनी में, ठीक है। इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो है जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। इसके प्रमुख प्रतिपादक हो गए फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार इस विचारधारा के अनुसार मानव के क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। मानव के क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इस विचारधारा के अनुसार, इसके अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। ये इस विचारधारा का मूल है कि मानव है वो प्रकृति की उपज है। मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति का प्रभाव है वो दिखाई देता है। निश्चयवादी विचारधारा, इस विचारधारा को सबसे पहले परिभाषित करने का काम है वो पीटर हेगेट ने किया था, ठीक है।
तो इसकी परिभाषा, निश्चयवाद की परिभाषा पीटर हेगेट ने क्या दी? पीटर हेगेट के अनुसार कि पीटर हेगेट ने निश्चयवाद की क्या परिभाषा दी। देखिए, पीटर हेगेट ने निश्चयवाद को अपने किन शब्दों में परिभाषित किया कि पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार पर प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख भूमिका होती है। प्रमुख भूमिका होती है कि मानव का जो व्यवहार होता है उसको निर्धारित करता है वहां का प्राकृतिक पर्यावरण। तो मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तो व्यवहार के नियंत्रक के रूप में भी पीटर हेगेट ने प्रकृति को सर्वोपरि बताया है। निश्चयवाद क्या है? सीधी सी भाषा में हम समझे कि प्रकृति का प्रभाव किसके ऊपर? मानव के प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों पर दिखाई देता है। यदि वो है तो ये निश्चयवादी विचारधारा है कि मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालता है, उसी के अनुसार अपना कार्य करता है। मानव है वो प्रकृति का दास है, तो ये भी इसी प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत आया था। तो ये हो गया आपका पर्यावरण निश्चयवाद। इसका जन्म जर्मनी में हुआ। प्रमुख प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। इस विचारधारा कहते हैं कि मानव के क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव वो पड़ता है। इसको पीटर हेगेट ने परिभाषित करने का काम किया था और पीटर हेगेट ने भी इन्हीं शब्दों में इसको परिभाषित किया कि पृथ्वी तल पर मानव के व्यवहार प्रारूप के निर्धारण में प्राकृतिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। अब हम देखेंगे कि निश्चयवाद के जो प्रमुख समर्थक विद्वान हैं उन्होंने निश्चयवादी विचारधारा के संबंध में अपने क्या क्या मत दिए, किस प्रकार से उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक। जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को ही देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से निश्चयवाद का समर्थन किया है, किन शब्दों में किया है। निश्चयवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक। कि कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एक नंबर श्योम रेटजेल महोदय के अनुसार। कि रेटजेल महोदय ने निश्चयवाद का समर्थन है वो किन शब्दों में किया है, किस प्रकार से किया है। तो देखिए, रेटजेल महोदय ने बताया कि जो मानव है वो प्रकृति की उपज है। प्रकृति का प्रभाव मानव के क्रियाकलापों पर देखा जाता है। इसी के संबंध में उन्होंने एक कोटेशन दी थी
कि मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना उठा ले तथापि उसके पैर हैं वो पृथ्वी तल पर ही टिके रहेंगे और वह पृथ्वी की धूल में विलीन हो जाएगा। मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना ऊंचा क्यों न उठा ले, तथापि मानव अपना सिर आकाश में चाहे जितना क्यों ऊंचा न उठा ले तथापि उसके पैर सदा पृथ्वी तल पर ही टिके रहेंगे और वह प्रकृति की धूल में विलीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेडरिक रैडजेल महोदय ने प्रकृति को भी इसके अंतर्गत शक्तिशाली बताया है कि मानव अपना सिर आकाश में यानी अपनी संभावनाओं के आधार पर वो कितना भी विकास करे लेकिन वो टिका धरातल पे रहेगा और अंत में वो प्रकृति की जो धूल है, मिट्टी है, उसी में विलीन हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब भी यही है कि प्रकृति है, आखिर उसको प्रकृति के अंतर्गत ही विलीन होना है। दूसरा जो कोटेशन दिया आपके जो दूसरे समर्थक विद्वान हैं उनका नाम है अरस्तु। और अरस्तु की पुस्तक है राजनीति, पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में उन्होंने अपने विचार दिए थे और क्या विचार दिए थे निश्चयवाद के समर्थन में। देखिए अरस्तु ने बताया था, अरस्तु महोदय ने, कि यूरोप के जो ठंडे देशों के निवासी हैं वो बहादुर होते हैं लेकिन उनमें साहस और उत्साह की कमी है वो पाई जाती है, यानी तकनीकी कौशल की कमी है वो पाई जाती है। लेकिन एशिया के लोग विचारशील होते हैं, कुशल होते हैं लेकिन उनमें उत्साह नहीं होता। तो इस प्रकार से वहाँ के वातावरण को यानी वहाँ की जलवायु को उन्होंने मानव के जो उत्साह है, क्रियाकलाप है, उनका नियंत्रक बताया है। देखिए यूरोप के ठंडे देशों के निवासी, यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, बहादुर होते हैं बहादुर होते हैं लेकिन उनमें यूरोप के ठंडे देशों के निवासी न बहादुर होते हैं लेकिन उनमें विचारों एवं तकनीकी कौशल की
कमी पाई जाती है। कमी पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग, इसके विपरीत एशिया के लोग देखो, ठंडे देशों के निवासियों को इसने बहादुर बताया है, लेकिन उनमें क्या होती है, विचार और तकनीकी कौशल पाई जाती है। इसके विपरीत एशिया के लोग आराम पसंद होते हैं। अरस्तु ने कहा विचारवान और कुशल होते हैं, लेकिन उनमें उत्साह नहीं होता। लेकिन एशिया के लोग विचारवान एवं कुशल होते हैं, लेकिन उनमें उत्साह नहीं होता। उत्साह का मतलब बहादुर। तो इस प्रकार से जलवायु को अरस्तु महोदय ने मानव के क्रियाकलापों का नियंत्रक बताया है कि ठंडे देशों के निवासी बहादुर तो होंगे, लेकिन विचारों और तकनीकी कौशल की उनमें कमी पाई जाएगी। जबकि एशिया के लोग, जो कि गर्म जलवायु है, उनमें विचार और तकनीकी रूप से कुशल तो होते हैं, लेकिन उनमें उत्साह है वो नहीं होता। तो इस प्रकार अरस्तु महोदय ने अपनी पुस्तक राजनीति में वातावरण निश्चयवाद का या पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थन इस प्रकार से किया है। अगले विद्वान है समर्थक मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इन्होंने जलवायु और मृदा को मानव चरित्र का निर्माता बताया था कि जलवायु और मृदा है, उसी से मानव का चरित्र बनता है। जलवायु एवं मृदा को मानव चरित्र का जन्मदाता बताया था, ठीक है, या निर्माता बताया था। तो जलवायु एवं मृदा को मानव चरित्र का निर्माता बताया। तो इन्होंने भी, मॉन्टेस्क्यू महोदय ने प्रकृति के अनुसार मानव के चरित्र का निर्धारण किया है कि वहां के जिस प्रकार की जलवायु और मृदा होगी, मानव का चरित्र भी उसी प्रकार का होगा। एक अगले समर्थक है हिप्पोक्रेटस महोदय। हिप्पोक्रेटस, इन्होंने पुस्तक लिखी थी और वो पुस्तक थी एयर, वाटर एंड प्लेसेज। ठीक है, हिप्पोक्रेटस महोदय ने अपनी जो पुस्तक है एयर, वाटर एंड प्लेसेज, इसमें यूरोप के जो लोग हैं उनको कठिन परिश्रमी बताया, कठोर परिश्रमी, जबकि एशिया के लोग हैं वो आराम पसंद होते हैं। यूरोप के लोग कठिन परिश्रमी
जबकि एशिया के लोग आराम पसंद होते हैं। आराम पसंद होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कि यूरोप के लोगों की जलवायु अलग है, तो वहाँ के लोग तो होते हैं कठिन परिश्रमी, और एशिया के लोगों की जलवायु अलग है, तो वहाँ के लोग होते आराम पसंद। तो इसके आधार पर भी उन्होंने निश्चयवाद का समर्थन है वो किया था। तो ये हो गए आपके रेडजेल महोदय, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू और हिप्पोक्रेटस। अगले विद्वान देखेंगे जो किस प्रकार से निश्चयवाद का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हम कहने का मतलब विभिन्न विद्वानों में अपने अपने विचारों, अपनी अपनी पुस्तकों में निश्चयवाद का समर्थन किया है, प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताया है और कहा है कि मानव प्रकृति के अनुसार ही अपने क्रियाकलाप निर्धारित करता है, यानी मानव के क्रियाकलापों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव वो दिखाई देता है। अगला विद्वान है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट महोदय की जो पुस्तक है वो कौन सी है? कॉस्मोस। तो कॉस्मोस में हम्बोल्ट महोदय ने निश्चयवाद का समर्थन किन शब्दों में किया है कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहां की जलवायु की प्रमुख भूमिका है, यानी भूमध्य सागरीय जो सभ्यता का विकास हुआ उसमें वहां की जलवायु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहां की जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, कि भूमध्य सागरीय सभ्यता का जो विकास हुआ वो वहां की जलवायु के कारण हुआ था। तो जलवायु को वहां की सभ्यता का नियंत्रक बता दिया किसने? हम्बोल्ट महोदय ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में। अगला है डिमोलिंस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सामाजिक भूगोल। ठीक है, डिमोलिंस की पुस्तक हो गई सामाजिक भूगोल। अब इन्होंने समाज को ही पर्यावरण का नियंत्रक या उपज बता दिया डिमोलिंस महोदय ने कि जो मानव है वो पर्यावरण की उपज है, यानी समाज मानव के द्वारा निर्मित होता है समाज, तो समाज को पर्यावरण की उपज बताया था डिमोलिंस महोदय ने। समाज पर्यावरण की उपज है कि जो विभिन्न प्रकार के समाजों की उत्पत्ति हुई वो वहां के पर्यावरण के कारण हुई थी। तो समाज को
निर्धारक का कारक बताया कि जिस प्रकार का जहाँ पर समाज है उसका निर्धारण होता है वहाँ के पर्यावरण के अनुसार। ठीक है, इसके बाद आता है सैंपुल महोदय। कुमारी सैंपुल। और ये निश्चयवाद की प्रमुख समर्थक थी। प्रमुख समर्थक क्यों थी कि ये रेडजेल महोदय की शिष्या थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। तो रेडजेल के विचारों का जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो किसके ऊपर पड़ा था? कुमारी सैंपुल के ऊपर। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, सैंपुल ने, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। ये पुस्तक इन्होंने 1911 के आसपास लिखी और इसमें इन्होंने भौगोलिक वातावरण का प्रभाव मानव के हर प्रकार के क्रियाकलाप पर बताया था कि प्रत्येक क्रियाकलाप पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव वो दिखाई देता है। ठीक है, इन्होंने अपनी कोटेशन किस प्रकार से दी, देखिए कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, कि मनुष्य को क्या बताया? पृथ्वी यानी धरातल की उपज कौन है? वो मनुष्य है। तो मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, वह पृथ्वी का बच्चा, वह पृथ्वी का बच्चा ही नहीं है, बल्कि उसका पालन पोषण पृथ्वी माता ने किया है। बच्चा ही नहीं है, इसके अलावा उसका पालन पोषण भी पृथ्वी ने ही किया है। उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं। उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं तथा उसके विचारों को एक नई दिशा की ओर मोड़ा है। ठीक है, कर्तव्य निश्चित कर दिए, उसके जो विचार हैं उनको एक निश्चित दिशा दे दी। इसके अलावा उसके समक्ष कुछ कठिनाइयां उपस्थित की हैं। और उसके कान में उन कठिनाइयों के
हल भी बताए हैं। ठीक है, विचारों को निश्चित दिशा की तरफ मोड़ दिया, कठिनाई उपस्थित कर दी और उन कठिनाइयों का उनके सामने हल भी बता दिया। कुमारी सैंपुल ने निश्चयवाद के बारे में कहा है कि प्रकृति मानव के कान, हड्डी, मांस, मस्तिष्क, यहाँ तक कि उसकी आत्मा में भी प्रविष्ट हो गई है। ठीक है, प्रकृति मानव के मस्तिष्क, कान, हड्डी, यहाँ तक कि उसकी आत्मा में प्रविष्ट हो गई है। तो ये कुमारी सैंपुल थी जिन्होंने पर्यावरण का या पर्यावरण निश्चयवाद का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ा कि मानव तो पूरा का पूरा पृथ्वी तल की उपज है, पृथ्वी का बच्चा तो ही, इसके अलावा उसका पालन पोषण भी पृथ्वी माता ने ही किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को नई दिशा की ओर मोड़ा है। ठीक है, इसके अलावा उसके सामने कुछ कठिनाइयां उपस्थित की हैं तो उसके कान में उन कठिनाइयों के हल भी बताए हैं। इसके अलावा प्रकृति मानव के कान, मस्तिष्क, आत्मा, हड्डी, यहाँ तक कि उसकी आत्मा में भी प्रविष्ट की गई है या हो गई है। तो यानी कि प्रकृति का प्रभाव मानव के हर प्रकार के क्रियाकलापों पर देखने को मिलता है, उसके शारीरिक संगठनों पे देखने को मिलता है। आगे जाकर सैंपुल महोदय बताती है कि जो पर्वतों पे रहने वाले लोग हैं उनके पैर प्रकृति ने लोहे के दिए हैं, लोहे के बनाए हैं ताकि वो प्रतिदिन पहाड़ों पे चढ़ सके और अपने जीवन यापन कर सके। इसके विपरीत जो समुद्र तटीय लोग हैं उनके पैर तो कमजोर होते हैं लेकिन प्रकृति ने उनको बलशाली भुजाएं दी हैं ताकि वो नावों को खींच सके या चला सके और अपना पालन पोषण कर सके। इस प्रकार मानव के प्रत्येक शारीरिक अंगों के निर्धारण में भी प्रकृति का प्रभाव कुमारी सैंपुल महोदय ने बताया। तो ये सबसे बड़ी समर्थक थी निश्चयवाद की, क्योंकि रेटजेल महोदय खुद निश्चयवाद के जन्मदाता थे और रेटजेल महोदय की ये शिष्या थी, तो इनके ऊपर उनका प्रभाव हुआ अधिकतम पड़ा, तो इन्होंने सबसे ज्यादा इसका समर्थन किया। अगले समर्थक है किरचॉफ महोदय। किरचॉफ ने एक पुस्तक लिखी थी मैन एंड अर्थ, मानव और पृथ्वी। पुस्तक है मैन एंड अर्थ। ठीक है, ये इसकी पुस्तक है किरचॉफ महोदय की। और किरचॉफ महोदय ने पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थन किन शब्दों में किया कि बेसाल्ट की चट्टानों वाले क्षेत्रों के निवासी अधर्मी और दुस्साहसी होते हैं। बेसाल्ट की चट्टानों वाले क्षेत्रों के निवासी अधर्मी व दुस्साहसी होते हैं। तो बेसाल्ट का मतलब लावा प्रधान चट्टानें जहां पर पाई जाती हैं,
तो लावा प्रधान चट्टानों वाले क्षेत्रों के निवासी है वो अधर्मी होते। तो ये किरचॉफ महोदय ने बताया। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने वातावरण निश्चयवाद का समर्थन किया है। इसके बाद हम देखेंगे निश्चयवाद की आलोचना, जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा की गई। देखिए, निश्चयवाद का प्रभाव है वो 18वीं शताब्दी तक रहा। 19वीं शताब्दी तक आते आते जब संभववादी विचारधारा की उत्पत्ति हो गई थी, इसके बाद इस विचारधारा के इन आलोचकों ने इसकी आलोचना शुरू कर दिया करना, और उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मानव के क्रियाकलापों पर प्रकृति के प्रभाव वो दिखाई देते हैं और हर प्रकार का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है, बल्कि मानव अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर भी प्रकृति में कुछ परिवर्तन करता है, जिसके लक्षण प्रकृति में दिखाई पड़ते हैं। आगे जाकर खुद निश्चयवाद के जो प्रमुख समर्थक थे रेटजेल महोदय और इनकी शिष्या सैम्पुल, उन्होंने भी केवल प्रकृति का प्रभाव माना था मानव के ऊपर, केवल प्रभाव है उसको स्वीकार किया था। इसके आलोचकों ने यह भी कहा कि यदि हम एक ही प्रकार की जलवायु में निवास करने वाले लोगों को देखें तो उनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप वो अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि आर्कटिक जो क्षेत्र है उसमें उत्तरी अमेरिका और साइबेरिया का क्षेत्र स्थित है, लेकिन उसमें रहने वाली जो जनजाति है, जैसे एक्सिमो है, आपके चुकची है, याकूत है, इन लोगों के जो सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि इनके ऊपर यदि प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता, प्रकृति का प्रभाव पड़ता, तो उनके ऊपर एक जैसे लक्षण है या एक जैसे उनके आर्थिक क्रियाकलाप होने चाहिए। लेकिन एक जैसी जलवायु की दशाओं में स्थित होने के बाद भी उनके क्रियाकलाप हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। आगे जाकर हीगल महोदय ने निश्चयवाद की आलोचना की और उन्होंने कहा कि मेरे सामने निश्चयवाद की बातें मत करो, क्योंकि जहाँ पर पूर्व में, यानी इससे पहले जहाँ पर यूनानी लोग निवास करते थे, वहाँ पर वर्तमान में तुर्क लोग या तुर्की लोग हैं वो निवास कर रहे हैं। तो ये भी निश्चयवाद की एक सबसे बड़ी आलोचना है। ठीक है, तो यदि आलोचना को आप इस प्रकार से स्पष्ट करें तो ये हो जाता है। धन्यवाद आप सभी को।